Welcome you all to Learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator, and आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, जिसके हम assertion and reasoning क्वेश्चन करने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं हमारे assertion and reasoning क्वेश्चंस विदाउट एनी डिले। सो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे एंड उसके रीजन को समझेंगे एंड देन हम बताएंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आपके जो भी चैप्टर्स और टर्म 1 में आने वाले हैं उनकी वीडियोस जो है अपलोड हो चुकी है, तो जाकर आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जिसमें हमारे पास असर्शन आती है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स of accounting process which reveal the financial result of specified period and financial position as on particular date। कि कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स हैं जो एंड में बनाई जाती हैं, पूरी अकाउंटिंग के एट लास्ट पॉइंट पर आकर बनाई जाती हैं एंड वो क्या होती है, फाइनेंशियल रिजल्ट होती है ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड कि इस ईयर में आपने क्या क्या किया, आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही। ये सारी टोटल बातें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बताती है। ये बात तो ट्रू है। सो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है, एज अ स्टेटमेंट वो बिल्कुल ट्रू हो जाती है। रीजन कहता है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन required for decision making by the management as well as other outsiders who are interested in the affairs of the company। बेसिकली कह रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज फॉर द रीजन कि आपके जो आउटसाइडर्स हैं, जो भी लोग इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात ट्रू है, बट एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का रीजन क्या है? उसका रीजन है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर रीजन में वो लिखा होना चाहिए था। अगर असर्शन का रीजन लेते तो दैट मीन्स कि असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एज अ स्टेटमेंट बट दे आर नॉट एक्यूरेट फॉर ईच अदर। तब ऐसी सिचुएशन में कौन सा करेक्ट आंसर होता है? ऐसी सिचुएशन में बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। Let's come to question 2, which says that the balance sheet of the company needs to show the complete detail of the share capital of the company। कि बैलेंस शीट को शेयर कैपिटल की सारी डिटेल शो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू बात है। देन रीजन कहता है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस शीट मस्ट डिस्क्लोज। कहते हैं कि बैलेंस शीट में आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है? ऑथराइज कैपिटल डिस्क्लोज करना है, इशूड कैपिटल डिस्क्लोज करना है, सब्सक्राइब कैपिटल डिस्क्लोज करना है एंड besides the called up amount made by the company and paid up amount made by the shareholders। called up कितना हुआ, paid up कितना हुआ, ये सब शो करना है बैलेंस शीट में। उन्होंने रीजन में कहा कि ये क्यों शो करना है, क्योंकि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ने ये रूल दिया है। तो बिल्कुल करेक्ट रीजन हो जाता है फॉर द असर्शन। ऐसी सिचुएशन में कौन सा आंसर करेक्ट होता है? ऐसी सिचुएशन में करेक्ट होता है ए, जिसमें assertion and reason both are correct and reason is the accurate explanation for assertion। ठीक है जी। Let's come to question 3, which says that accounts payable are recorded in the heading of current liabilities in the balance sheet of the company। की accounts payable जो है वो current लायबिलिटीज के अंडर कवर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें, कहीं से भी गलत नहीं है। देन अब रीजन क्या है इसको शो करने का? अकाउंट्स पेबल इज द मनी द कंपनी करंटली ओज टू द सप्लायर्स, पार्टनर्स और एम्प्लॉयज। अब वो करंट लायबिलिटीज के अंदर क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि अकाउंट्स पेबल इज द मनी, वो अकाउंट्स पेबल वो मनी है जो करंटली यानी कि रिसेंटली पे होने वाली है। और रिसेंट चीजें सारी कहाँ आती है? करंट लायबिलिटीज में आती है। दैट मीन्स की रीजन बिकम्स accurate for the assertion and our answer becomes A। Both assertion and reason are true and reason is correct explanation for A। Clear हुआ इतना? Let's come to question number 4, in which assertion says that all contingent liabilities are shown in the non-current liabilities section of the balance sheet। कहते हैं कि contingent liabilities को बैलेंस शीट में शो कर दो।
सबसे पहली बात तो बिल्कुल भी शो नहीं होती, कंटिंजेंट लायबिलिटीज सिर्फ फुट नोट्स में शो होती है, दैट मीन्स की असर्शन ही यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। अब लेट्स सी द रीजन। A contingent liability refers to claim which is uncertain to arise, which may or may not arise, which is dependent on happening in future। अब यहाँ पे contingent liability का definition दे दिया कि contingent liability क्या होती है। So definition तो बिल्कुल accurate है, that means कि हमें नीचे आना पड़ेगा, C या D ऑप्शन में देखेंगे कौन सा करेक्ट है। जहां पर लिखा होगा assertion is false and reason is true, that means कि D becomes our correct answer। क्लियर हुआ इतना? Let's come to question number 5 which says that the bill receivable is shown as trade receivable in the balance sheet। कहते हैं कि जो बिल्स रिसीवेबल है वो ट्रेड रिसीवेबल के अंडर कवर होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, इस बात में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है कि बिल्स रिसीवेबल जो है वो अंडर द ट्रेड रिसीवेबल्स आता है। बिल्कुल सही बात है ये। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। बिल्कुल रीजन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्यों आता है बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल के अंडर? क्योंकि जो ये एक स्टेटमेंट है ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर दो बातें कवर होती हैं, एक तो डेटर्स, एक होता है कवर डेटर्स एंड दूसरा यहाँ पर जो कवर होता है दैट आर योर बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। क्लियर हुआ कि जो ट्रेड रिसीवेबल है वो इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा करना है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6 which says that contingent liability are shown in the balance sheet under heading current liability। अगेन वैसी बातें कर रहे हैं बार बार, कह रहे कि contingent liability को current liability के अंदर दिखाओ। हमने कहा नहीं दिखाएंगे। कंटिंजेंट लायबिलिटी सिर्फ कहाँ आएगी? कंटिंजेंट लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के बाद फुट नोट में आएगी, हम बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। अब अगेन कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच मे और मे नॉट अराइज as they depend on event of happening in future। अगेन सेम बात हो गई, contingent liability का definition दे दिया and this becomes correct and our correct answer becomes D where assertion is false and reason is true as a statement हो जाता है फिर। ठीक है ना? चलिए let's come to question number 7 which says that the statement of profit and loss and balance sheet are financial statement showing financial position of the business। कि फाइनेंशियल पोजीशन शो करने वाली दो बातें हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल एंड बैलेंस शीट है जो एंड में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती हैं। बिल्कुल ट्रू बात है, असर्शन तो बिल्कुल सही है। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि हम लास्ट में बनाते हैं। ठीक है, ये बात ट्रू है, पर ऊपर आप कह रहे हो कि स्टेटमेंट वो जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं, उसके बाद एकदम से कह दिया कि वो लास्ट में बनाई जाती है। एज अ स्टेटमेंट दोनों बातें ट्रू है, बट आर दे एक्यूरेट फॉर ईच अदर? इज इट रीजन करेक्ट फॉर द असर्शन? नहीं, यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं हो रही। सो बी बिकम्स द करेक्ट आंसर जब ऐसा केस होता है। तो क्लियर हुआ इतना? ओके जी, लेट्स सी what question number 8 says that comparison is unreliable in different firms adopt comparison is unreliable if different firms adopt different accounting policies। बिल्कुल सही बात है कि अगर अलग अलग फर्म्स अलग अलग पॉलिसीज को अडॉप्ट करेंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। बिल्कुल ट्रू बात है एंड रीजन में इन्होंने बताया कि ये जो है ये बात एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल एनालिसिस का। बिल्कुल सही बात हो जाती है यहाँ पर एंड हम जल्दी से कर देंगे ए इज द करेक्ट आंसर एंड आ जाएंगे योर क्वेश्चन नंबर 9 पर व्हिच सेज दैट द एनालिसिस of financial statements are used to measure the earning capacity of the business। कि analysis of financial statements को यूज किया जाता है कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। बिल्कुल ट्रू बात है, यही तो हम करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। देन रीजन कहता है दैट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are used to measure short term and long term solvency of the enterprise। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो शॉर्ट टर्म की बातें भी समझाती है एंड लॉन्ग टर्म की बातें भी समझाती हैं। बिल्कुल सही बात है। रीजन को अगर देखा जाए तो वो एज अ स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है,
दोनों ही जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फीचर हैं, बट वो जो असर्शन में हमें दिया गया, क्या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम रीजन में, क्या उसको प्रूव कर रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज या फिर इफ ऐसा क्यों है, ये तो नहीं यहाँ पे शो हो रहा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, जल्दी से मुझे सोच कर बता देना, ए है क्या करेक्ट आंसर, कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन भी असर्शन के लिए एक्यूरेट है। जल्दी से बता देना मुझे करेक्ट आंसर। नहीं, ए नहीं है करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर व्हिच सेज दैट both A and R are correct as a statement but they are not correct as explanation for A. ठीक है, चलिए let's come to question number 10 which says that the earning capacity of business is assessed by financial statement analysis. कि अर्निंग कैपेसिटी बताता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बिल्कुल ट्रू बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रीजन ही ये है कि हम अर्निंग कैपेसिटी फाइनेंशियल पोजीशन को समझ पाए। एंड रीजन कहता है अर्निंग कैपेसिटी इज असेस्ड थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब यहाँ पर रीजन भी दे दिया कि अर्निंग कैपेसिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पहचानता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट करके हमें दे देता है और हमें पता चल जाती है अर्निंग कैपेसिटी। दैट मीन्स कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और दोनों एक दूसरे के लिए एक्यूरेट भी हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है आपका ए, which says that both assertion and reason are correct and reason is correct explanation for A. क्लियर हुआ इतना? ये वाले चैप्टर में सभी बच्चों को डाउट्स आते थे कि मैम इसमें क्या आएगा एग्जाम में, एक्चुअल में आएगा क्या। सो उन बातों को आज के लेक्चर में हमने क्लियर करा कि असर्शन रीजन कैसे बन सकते हैं। ठीक है जी, वर्टिकुलर और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड आपका आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर, इनविच लर्न करो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, एंड आपका आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।